बिहार के बाद राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत कई तरह की बातें लगातार सामने आई कि बीएलओज जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसी के साथ बात की जाए तो बीएलओज की समस्याओं के बाद में लोगों में अवेयरनेस की काफ़ी कमी थी। तो कल जो निर्णय आया है उसके बाद जो एसआईआर की 4 दिसंबर तक की समय सीमा थी उसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो ये देखा गया अमूमन कि 50 से उम्र के ज़्यादा के लोग जो हैं उन्हें वहाँ पे एसआईआर के अंदर अपना नाम दर्ज कराने के लिए अन्य प्रक्रियाओं के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र तक बनाने पड़ रहे थे। ऐसी कई कवायदें, कई बातें जो है एसआईआर प्रक्रिया के मध्य चल रही है। हम पॉलिटिकल विषयों पे भी जो है साथ में बात करेंगे कि एसआईआर और पॉलिटिक्स किस तरह से बात की जाए, किस तरह से साधा जाए। उससे पहले हेमंत जी हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी से जानने की कोशिश करते हैं जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। हेमंत जी, समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन जो अन्य बातें आ रही है कि जन्म प्रमाण पत्र तक बनवाने पड़ रहे हैं। अकेले शेखावाटी इलाकों में बात की जाए, वहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में लोगों ने जो 50 साल के दिखाना चाह रहे हैं, 2002 के अंदर जिनका नाम नहीं था स्पष्टता से, वो लोग बनवा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए राघव जी, मेरे अनुसार अभी हाल ही में आपने एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में सबसे पहले पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्योंकि इससे मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक बांग्लादेशियों पर उस समय कुछ धरपकड़ चली थी। उसके बाद में सरकार का जो एक्शन था वो लगातार जारी है, लेकिन सरकार के लिए ये एक्शन यहाँ तक काफ़ी नहीं है क्योंकि देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं और उनको ढूंढना एक तरीके से CA/NRC की प्रक्रिया के तहत ही एसआईआर करवाया जा रहा है। और सरकार ने ये तय किया है कि जो देश के नागरिक हैं, जिनके पास देश का अधिकार है, जिनके पास में जो नागरिक है 2003 और तमाम जो वोटर लिस्ट के माध्यम से जो नागरिक पहचान की जा रही है, उसके माध्यम से जिस तरह के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं वो मेरे अनुसार सरकार ठीक कर रही है। माना कि कई लोग बता रहे हैं कि बीएलओज दबाव में हैं, इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है एसआईआर के चलते ही वो ऐसे कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे कारण होते हैं जिनके चलते भी ऐसी खबरें आती हैं। और जब कोई बीएलओज की खबर आती है तो फिर वो उसी लिंक से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि इसी वजह से ये इस बीएलओ ने भी उठाई और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है एसआईआर को लेकर, इससे मेरा ये मानना है कि देश में एक अवेयरनेस भी आएगी और जो आसपास जो लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, हमको भी नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उनको लेकर भी एक सुनिश्चितता आएगी कि ये लोग, इनकी नागरिकता, असल नागरिक कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। साथ ही इसको मैं एक CA/NRC का छोटा प्रारूप मानता हूँ, लेकिन ये असर लंबा करने वाला है। आने वाले वक्त में मेरा मानना है कि एसआईआर जो प्रक्रिया है वो देश के नागरिकों को जो अधिकार जो अन्य लोग ले रहे हैं वो एक कहीं न कहीं एक सिद्ध होने वाला है। और ये सरकार की बहुत अच्छी कार्यप्रणाली है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बिहार चुनाव से इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखा गया कि हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिंक निकल कर आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से जुड़े हुए कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। तो एसआईआर क्यों जरूरी है, आज ये हर नागरिक को समझना जरूरी है, क्योंकि देश में ऐसे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो देश का खाकर देश से साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। और एसआईआर प्रक्रिया CA/NRC का छोटा प्रारूप है। आने वाले वक्त में मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे बड़े एक्शन भी लेने वाली है। जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और उनके पहचान, जो भी आधार पहचान जो भी है, उनकी डिटेल मांगी जाएगी। अगर वो यहाँ का नागरिक होगा तो वो यहाँ रहेगा, अगर यहाँ का नागरिक नहीं है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे फोर्सफुली किया जाए या फिर अन्य तरीके से किया जाए, वो डिपोर्ट किया जाएगा। और सर प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे विपक्ष की बात करूँ या फिर अन्य पार्टियाँ, बीजेपी, कांग्रेस, अगर जो भी है पार्टियाँ हैं वो कर रही है इस मुद्दे को लेकर, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए, जो राजनीति कर रहे हो आप, कल न आपके घर में ही ऐसी कुछ वारदात हो, दिल्ली ब्लास्ट हमने देख लिया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। साथ ही कुछ ऐसी देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो, क्योंकि अब जो देश है वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से गिर चुका है और देश के अंदर भी कुछ ऐसे गद्दार आ चुके हैं जो देश को कैसे न कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष को भी एकजुट होकर इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। हो सकता है कुछ नियम हैं सरकार के और चुनाव आयोग के नियम हैं, उनमें कुछ कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए, चाहे बीएलओ को लेकर है या फिर
जनता को लेकर जिस तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं या फिर जिस तरीके की डेट बढ़ाई गई है वो भी एक काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो BLO की बात आती है जो आत्महत्या कर रहे हैं उस पर भी एक बार कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि वो किस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात कही हेमंत जी ने कि जो सुविधाओं का और अधिकारों का हनन आज तक हो रहा था, जो देश के नागरिक हैं, जो देश के नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए थी इस नाते कि वो भारत देश के नागरिक थे, वो सुविधाएं कोई और उठा रहा है, वो लाभ कोई और ले रहा है, वोट भी डाल रहा है, अपना हक भी मांग रहा है चूँकि वो देश का नहीं है। तो एक बड़ी सतत सी और एक अच्छी सी प्रक्रिया है SIR, जिसके तहत पूरी तरीके से देश में जो लोग रह रहे हैं, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं जुड़वा पाए या किसी प्रेशर के चलते, किसी बात के चलते, कोई राजनीतिक मामलों के चलते वोट देने से वंचित रह गए या नहीं अपने मत का प्रयोग कर पाते, तो ऐसे लोगों को जो है सत्यापित करके ये SIR प्रक्रिया की जा रही है। हेमंत जी, इसमें ये बात जो आती है कि BLOs, हालांकि ये कहा गया कि भाई प्रति BLO जो है कम 1200 लोग, 1000 लोग जो से एरिया के रहने वाले हैं उनसे जो है किसी ना किसी तरह से करवा के फॉर्म सत्यापित करवा के और भरवाने की रहे। इसमें महज कुछ केसेस हमने लगातार देखे कि बड़ी संख्या जो है BLOs की आत्महत्या की प्रेशर के चलते, काम के चलते। क्या कहीं ना कहीं इन तरह की बातों से इस जांच को, इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात भी कही है? देखिए राघव जी, जहाँ तक अभी जो सामने आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर काम का दबाव ज़्यादा है तो इतनी जल्दीबाजी ना करे। चुनाव आयोग को भी एक उन्होंने हिदायत दी है कि जल्दीबाजी नहीं करे, समय सीमा बढ़ा दी जाए। तो इसलिए समय सीमा बढ़ाई भी गई है। और BLOs के लिए जो कहीं ना कहीं वो हताश हो रहे थे, उनके ऊपर काम का दबाव था, उनका जो सैलरी है, सैलरी का में भी इजाफा किया है, सैलरी में भी इजाफा किया है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनको भी ना परेशानी हो और जनता का भी सहयोग उनको मिलता रहे। मैंने कई ऐसी जगह घटना भी देखी जहां पर BLOs के साथ में हाथापाई जैसी नौबत आ गई है। कुछ लोग या तो ऐसा हो रहा है कि BLOs के माध्यम से फॉर्म नहीं पहुंचाया गया तो वह देरी हो रही है। उसकी वजह भी साफ है कि ज़्यादा जनसंख्या पर कुछ एक BLO काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें होना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके की समय सीमा बढ़ाई गई है उससे मेरा मानना है कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी और लोग भी ये समझने लग जाएंगे कि हाँ, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ाई है। समझने की बात पे ही मेरा सवाल अगला करने वाला था। लोगों में पहले तो एक तरह से निराशा का भाव देखा जा रहा था और लोग जो है पूरी सतत प्रक्रिया में खुल के नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय लास्ट की घोषणा होती गई, समय लास्ट आता गया, तब जाके जो है लग रहा है कि अब लोगों में अवेयरनेस है। ये क्या मानते हैं? देखिए, अपने देश की एक सबसे बड़ी जो बात है देश के नागरिकों की, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो करना सुनिश्चित है और करना ही पड़ेगा। पहले तो क्या होता है कि निकाल कर लेंगे, ठीक है, नहीं कर देखते हैं, लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई, ये करना जरूरी है। और यहाँ पर अपने अधिकारों की बात हो रही है और तमाम ऐसे नियम हैं जो सर प्रक्रिया के अंतर्गत, उससे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारे जो अधिकार हमको मिलते हैं, चाहे राशन पानी कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे तो उस पर एक कहीं ना कहीं निशाना बन सकता है या फिर और प्रक्रिया उनके हाथ से निकल सकती है। तो ऐसे में वो भी अब समझने लगे जनता की सरकार हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए काम कर रही है। सर प्रक्रिया को लेकर अब जिस तरीके से अवेयरनेस आई है, लोग आगे बढ़ के फ़ोन करके पूछ रहे हैं एक दूसरे को कि फॉर्म कैसे जमा कराना है, किस तरीके की प्रक्रिया है, सब चीज़ तरीके की अब लोगों में अवेयरनेस आई है और आगे बढ़कर BLOs को से बात कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोग समझ नहीं पा रहे, BLOs वहां पे सहयोग कर रहा है, वो आगे से बढ़कर बता रहा है कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम था ये था, वो सब सारी प्रक्रिया जो भी है इसके अंतर्गत आती है। BLOs भी अब खुद आगे से चलकर लोगों का सहयोग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने और चुनाव आयोग ने BLOs को भी कहीं ना कहीं राहत दी है और थोड़ा सा जो समय सीमा बढ़ाई है और एक आर्थिक मदद की जो उन्होंने पहल की है सर चुनाव आयोग ने, वो उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल है। निश्चित तौर पे BLOs जो हैं उनका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए वो राउंड द क्लॉक जो है वर्किंग के अंदर लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, मैंने भी खुद ने देखा है कि जो BLOs हैं घर घर जा रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी उसके बाद वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये बात तो ये हमारे देश के लोगों की, हमारे जो साथ में BLOs काम कर रहे थे, देश की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रही है, इसके बारे में हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश पुरोहित जी से बात करेंगे। सर, SIR प्रक्रिया हम लगातार देख रहे हैं, राजस्थान में चल गई, बिहार के बाद में अब जो है उसमें 11 दिसंबर तक जो है छूट दे दी, यानी 14 फरवरी तक जो है फॉर्म लिस्ट आनी है। जो ओवरऑल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा, बिहार चुनाव भी हो गए, SIR को गर्म मुद्दा वहाँ बनाया गया था, लेकिन कुछ खास जीत नहीं हो पाई।
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की और आगे राजनीतिक हलचलें चीज़ें आप देख रहे हैं? एसआईआर का जो मसला है वो राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले अगर आप 6 महीने से भी अगर थोड़ा सा वक्त की अगर ये पूरा कालखंड देखें, उसमें पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर के मसले को लेकर के जिस तरह की जो राजनीति माहौल बनाया गया और विपक्ष ने इसको लेकर के सरकार को घेरा, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की जो बात हुई सड़क से लेकर के संसद तक, तो यह जो मसला है वाकई में एक राजनीतिक बहस का तो है ही है, लेकिन विपक्ष ने जिस अंदाज से और जिस तौर तरीके से इसको उठाया वह मुद्दा भी उनके लिए कोई कारगर साबित नहीं हुआ। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने, अपने राजनीतिक धरातल को मजबूत करने, क्योंकि आज पूरे देश में सारा विपक्ष जो है एक तरह से हाशिए पर आकर के खड़ा हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो लगातार चुनावी राजनीति में लगातार हार का जो है सामना कर रहा है। और ख़ास करके अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से चुनावी राजनीति में एक गौण जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, मतलब सेकेंडरी बन गई है। रीजनल फोर्सेस के पीछे रह कर के अपने राजनीतिक अस्तित्व की जो एक लड़ाई कांग्रेस के सामने है। दूसरा कोई विपक्षी दल ऐसा नहीं है रीजनल तौर पर जो कि कांग्रेस की तरह से मजबूरी की हालत में दिखाई दे रहा है। तौर पर जैसा अपन प्रतीत होता है कि एक तरह से दिव्यास्त्र था उनके पास एसआईआर का मुद्दा, और पूरे जोश और स्पीड के साथ उन्होंने लगाने की कोशिश की, तरकश को पीछे तक खींचा और निशाने पे लगे, लेकिन जो मामला हुआ, जो बाद में हश्र हुआ, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। आप कह रहे बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गई। बहरहाल और अन्य राज्यों के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है एसआईआर को मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, बजाय हश्र देखने के कि पिछले चुनावों में क्या हाल हुआ। खास करके बिहार चुनाव की अगर के बात करें परिणाम की, कांग्रेस का जिस तरह का जो एक हश्र हुआ है, सारी रीजनल पार्टीज़ हिंदुस्तान की सारी रीजनल पार्टीज़ को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस का हाथ पकड़ के वो राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते, नरेंद्र मोदी से वो चुनावी राजनीति में नहीं जीत सकते। लिहाजा सारी पार्टीज़ ने धीरे धीरे कांग्रेस से एक तरह से किनारा कर रखा है। अब आप जिसकी और संकेत कर रहे हैं वो है जो एक टेस्ट होगा, पॉलिटिकल जो टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं अस्तित्व की लड़ाई का, वो अब अगले साल के शुरुआत में फरवरी मार्च के आसपास आपको दिखाई देगा, जब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और उसमें भी खास करके पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है वह बहुत ही एक अलग अंदाज में, एक रोचक अंदाज में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर टीएमसी जो है वह अपने आप को मजबूत मान रही है और है भी है, क्योंकि वो लगातार जो है चुनाव जीतती आ रही है। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जो कहना चाहिए कि ग्राउंड है वह भी एक अलग तरह का वहाँ पर बना हुआ है। लिहाजा एसआईआर के मसले को लेकर के वह किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनावी मैदान में उतरने की अगर बात कर रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई को और प्रमुखता से उठाना चाहेगी। यही वजह है कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी है वह अब धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रही है और एक तरह से वो संकेत भी दे चुकी है दिल्ली को कि पश्चिमी बंगाल में आपको आना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार उन्होंने देख चुके हैं। तेजस्वी यादव का जो हश्र हुआ, कहीं ममता बनर्जी का हश्र भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले से ही दिल्ली को संकेत कर दिया है इस मामले को लेकर। पहला तो, दूसरा कि संसद का जो सत्र शुरू हुआ आज से, उसमें भी जो सर्वदलीय बैठक होती है या वो कहना चाहिए कि एक इंडी अलायंस, उसकी बैठक में भी टीएमसी नहीं गई।
तो साफ संकेत उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से दे दिया है कि पश्चिमी बंगाल में चुनावी राजनीति में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, वह अकेली होकर के चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस के साथ में वो चुनावी गठबंधन करती है तो वैसा ही हाल होगा जैसा कि तेजस्वी का बिहार में हुआ है। साथ में तो अभी ममता बनर्जी के साथ में तो अपने भतीजे भांजों की भी जिम्मेदारी है, उनको भी जो है राजनीतिक पटल पे लेके आना है। और ममता बनर्जी का पिछले चुनाव में भी हमने देखा पूरी तरह से जो ड्रामा था, जो चीज़ें चली थी, पैर फ्रैक्चर हो जाना, उसके बाद भी यात्राएं करना, चुनाव हार जाना, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बनना, जिस तरह की कवायदें हुई थी, तो निश्चित तौर पे सर ये मान के चलें हुक्म हम के जैसे ममता बनर्जी जो है अपना ग्राउंड अभी से स्ट्रॉन्ग करने के अंदर लगी हुई है, अपनी जो पावर है वो दिखाने में कि ममता बनर्जी खुद एक ओवरऑल एक आर्मी की तरह से लड़ सकती है, चुनाव जीत सकती है। अभी पिछले काफ़ी समय से ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बहुत एग्रेसिव मूड में आ गई है। उनको ये भी पता है कि उसका जो कोर वोटर है टीएमसी का, वो कहीं हाथ से न छिटक जाए, इसीलिए वो एसआईआर के मसले को लेकर के अब खुल करके मैदान में उतर चुकी है। पिछले अगर आप सप्ताह 10 दिन या 15 दिन की अगर बात करें तो वो लगातार जो है चुनावी रैलियाँ, जिसको हम कहते हैं कि चुनावी आगाज़ हो चुका है, वहाँ पर अभियान का शुरुआत उन्होंने कर दी है। एसआईआर के मसले को लेकर के वह सड़कों पर भी आ रही है। उन्होंने आज को एक रैली भी निकाली थी, बहुत बड़ी रैली कलकत्ता में, और अब धीरे धीरे वह पूरे राज्य में इस मसले को लेकर के रैलियाँ कर रही है। एक तो रैली उनकी बड़ी हो चुकी है, अब दूसरी जो रैलियाँ हैं वो अगले हफ्ते में, मतलब इन आने वाले 8-10 दिनों में वो 3-4 ऐसी बड़ी रैलियाँ करने वाली है इसी मसले को करके। वो इस बात को लेकर के वहाँ की जनता को या अपने कोर वोटर को इस बात का एहसास कराना चाहती है कि टीएमसी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो इस मसले को खुल करके बोल रही है, खुल करके अपनी बात कह रही है और दिल्ली को भी ललकार रही है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली को ललकारने की अगर कुव्वत और हैसियत है तो सिर्फ बस टीएमसी में है। पश्चिमी बंगाल की जो लीडर है ममता बनर्जी में, यह इस बात को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका होता है चुनावी राजनीति में, कि रैलियों के जरिए हो या रोड शोज़ के माध्यम से हो या सड़कों पर उतर कर, क्यों कि अब सड़कों पे उतर कर ही यह लड़ाई लड़ी जाएगी एसआईआर की। और पश्चिम बंगाल में अगर उनको कामयाबी हासिल करनी है वापस, तो वो इस मसले को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेगी। लिहाजा वो बहुत एग्रेसिव मूड में है और आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा रैलियां करके लोगों के बीच में जाकर के इस मसले पर अपनी जो पार्टी की बात है, अपने खुद की जो बात है, वो लोगों तक समझाएगी कि एसआईआर कितना नुकसानदेह है वहाँ के लोगों के लिए। यही बात उठा करके वो जो है चुनावी मैदान में उतरने का उसने तो अपना एजेंडा बता दिया। निश्चित तौर पे देखिए, तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी का खास तौर से हम नाम लें, जिक्र करें, जो सुप्रीमो है वो अपने आप में सशक्त है। वो यही दिखाना चाहती है, पश्चिम बंगाल के लोगों को भी यही बताना चाहती है, जताना चाहती है, साफ कर देना चाहती है कि ये पश्चिम बंगाल अभी भी टीएमसी के पास में है और किसी के हाथों में वो नहीं देंगी। और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस जो है वो खुद ही सशक्त है, कोई दूसरी पार्टी का सहारा नहीं लेके तृणमूल कांग्रेस खुद के बल पे जो है ये चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बहरहाल और भी बातों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमें कमेंट्स कीजिए। यदि आपके कोई सवाल हो, आपकी कोई बातें हो रखनी हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें देखते रहिए। इस समय हमारे सहयोगी रमेश जी के साथ और हेमंत शर्मा के साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।